फ्रेंड्स कैसे हो आप सभी, आपके एग्जाम कैसे चल रहे हैं आप बताइएगा जरूर वीडियो में कमेंट करके। तो फ्रेंड्स जिनका एग्जाम हो चुका है उनके लिए भी और जिनका एग्जाम अभी आगे होने वाला है उनके लिए भी मेरी सभी के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आपका जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो और आपके इस बार कंधों पर सितारा हो, आप दरोगा बनकर दिखाएं और फ्रेंड्स अपना और अपने माँ बाप का, अपने पूरे गांव का नाम रोशन करके दिखाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, जिनका भी यूपीएसआई दरोगा का 16 नवंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम था, पूरा ऑपरेशन चीर-फाड़ करके पूरा एनालिसिस एक एक क्वेश्चन का इस वीडियो में दिया गया है। तो फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को देखिएगा और जिनका आगे एग्जाम होने वाला तो भाई साहब वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि कई क्वेश्चंस हर पाली में रिपीट हो रहे हैं। इसलिए याद रखेगा, ऐसा नहीं है कि जिनका एग्जाम हो चुका उनके लिए ये कारगर थी या जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए नहीं। तो भाई साहब सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए समय को वेस्ट ना करते, फटाफट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल और रिंग किस ग्रह के चारों ओर बनते हैं। तो इसका सही उत्तर था जो शुक्र ग्रह है, जिसे हम वीनस कहते हैं फ्रेंड्स, इसके चारों ओर बनते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल और रिंग। और आप जानते हैं कि शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब जो है नामों से जाना जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फेसबुक का मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहां पर है। तो फ्रेंड्स फेसबुक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मेलानो पार्क कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में पड़ता है, यूएस में, और जनवरी 4 को 2004 को ये स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी। और फ्रेंड्स पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे बताया था कि जो फेसबुक का पुराना नाम था, एक क्वेश्चन आया था और मैंने आपको द फेसबुक की जगह फेस मार्स लिख दिया गया था, गलती से हो गया था टाइपिंग। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो फेसबुक का पुराना नाम था वो था द फेसबुक। और 4 जनवरी 2004 को जो मार्क जुकरबर्ग हैं उन्होंने इसकी स्थापना करके और इसका नया नाम रख दिया गया था फेसबुक। और अब इसका नाम हाल फिलहाल में क्या कर दिया गया, मेटा कर दिया गया। ये याद रखिएगा, ये जबरदस्त आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहां पर है। तो साथियों इसका जो मुख्यालय है वो आपका बीजिंग कहां पर, चाइना में है। ये तो आप सभी जानते होंगे कहां पर, चाइना में। और देखिए इसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 2001 को संघाई में। और रूसी और चीनी भाषा एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। इसके सदस्य देशों की संख्या है 8 और वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है इसमें। और जिस भी संगठन में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भारत शामिल हो तो भाई साहब वह प्रश्न अपने आप में धुआं बन जाता है। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान को वर्ष 2017 में संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया था। पूर्ण सदस्य का, इसको आप पूर्ण कर लीजिएगा, पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया था। और जो 19वां एससीओ शिखर सम्मेलन था 2019 का, वो कहां पर, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में हुआ था। और 20वां हुआ था एससीओ शिखर सम्मेलन आपका 10 नवंबर 2020 को कहां पर, रशिया में। और 2021 का भी हुआ था आपका ताजिकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सारे फैक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसी भी तरह से कैसे भी करके घुमा फिरा के क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सारे फैक्ट आपको दिमाग में रटे होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीट हो चुका है, इन्हीं जो यूपीएसआई के जो एग्जाम चल रहे हैं उनमें ये कई पालियों में ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। और याद रखिएगा नाबार्ड के जो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसके जो अभी जो वर्तमान में इसके चेयरमैन है वो आपका डॉक्टर GR चिंताला, इसके जो नाबार्ड के चेयरमैन है। और अब यदि आपसे फिक्की के बारे में पूछा जाए तो फिक्की क्या है, तो भाई साहब फिक्की है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट कितनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे छात्रों ने इसका जो राइट आंसर किया होगा। तो उसमें जो विधानसभा की सीट है वो है आपकी 403 है। और जो विधान परिषद है इसकी सीट है 400, विधानसभा की सीट है 400 और लोकसभा की सीट है 80। और जबकि यदि आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की सीट कितनी है, तो भाई साहब राज्यसभा की सीट है यहां से 31 फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करके बिल्कुल वीडियो को धुआं कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि चैनल मेरा धुआं होगा, उड़ेगा, तो फ्रेंड्स वो सिर्फ और फिर उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान होगा, आपका ही सहयोग होगा। मेरी मेहनत, मैं मानता हूं कि इतनी मेहनत मैं शायद नहीं करता जितनी मुझे करनी चाहिए, लेकिन आप लोगों का जो मुझे सहयोग है, जो मेरे चैनल को आपका सपोर्ट है भाई साहब, वो बड़ा जबरदस्त और काबिल तारीफ है। आपके जब मैं कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे कई बार बहुत खुशी होती है कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आर्टिकल 30 किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो आर्टिकल 30 है संविधान का,
वो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का जो अधिकार है ये इससे संबंधित है। और यदि आपसे अनुच्छेद 29 पूछा जाए, और ये भी पूछा गया कई पेपर में, तो अनुच्छेद जो 29 है वो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण से संबंधित है, आपका आर्टिकल 29। चलिए अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार से पूछा गया था कि आर्टिकल 40 का संबंध किससे है। देखिए भाई साहब, पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 40 का संबंध है आपका राज्य काम की न्याय संगत और मानव उचित अर्थात मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा, राज्य करेगा। ये आर्टिकल 40 बोलता है और राज्य को एक तरह से आदेश देता है कि राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही साथ प्रसूति सहायता जो महिलाओं के लिए है, प्रसूति सहायता के लिए भी ये उपबंध करेगा राज्य, और राज्य करते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि ममता कालिया को उपन्यास कौन सा दुखम सुखम, देखिए दुखम सुखम नाम भी दिया था उपन्यास का, दुखम सुखम के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो भाई साहब इन्हें 2017 में मिला था, इनके व्यास सम्मान से इन्हें नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मागधी किस राज्य की भाषा है? तो भाई साहब ये मगध जो दक्षिणी बिहार जिसे कहते हैं उसकी ये भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पारित हुआ था? जो आईटी एक्ट है वो कब पारित हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है। तो भाई साहब ये आपका 2000 में पारित हुआ था। और याद रखिएगा जो सूचना तकनीकी अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम में जो ये अधिनियम है जो 17 अक्टूबर 2000 को पारित हुआ था। और 2005 में कौन सा हुआ था? जिसे हम आरटीआई कहते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में ये पारित हुआ था, सूचना का अधिकार। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? तो भाई साहब इसका जो राइट आंसर है वो था 1992 में हुआ था। ये कहां पर? ब्राजील में। और ब्राजील में कहां पर? रियो डे जनेरियो एक नाम का शहर है, वहां पर हुआ था आपका पृथ्वी सम्मेलन 1992 का, जो कि पर्यावरण संरक्षण पर पहला सम्मेलन था। और इस सम्मेलन में एजेंडा 21 को घोषित किया गया था। एजेंडा 21 याद रखिएगा, छाप लीजिएगा। और 3 से 14 जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो शहर में विश्व के 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था। और 2002 में दक्षिण अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन करके विश्व के सभी राष्ट्रों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान आकर्षित उनका किया गया था। 2002 में जो हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा गया था कि रामसर साइट किसके संरक्षण हेतु है? तो भाई साहब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर था रामसर सम्मेलन 1971 में जो हुआ था। ये नम भूमि था, जो वेस्टलैंड है उसके संरक्षण के लिए विश्व स्तरीय प्रयास है। ये नम भूमि के लिए, आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए। और वर्तमान में यदि पूछ लिया जाए कि कितने रामसर साइट है, तो वर्तमान में आपके कुल 46 रामसर साइट्स हैं। और 2021 में शामिल की गई जो 4 साइट हैं, मैं उनके नाम यहाँ लिख दिए हैं मैंने, आप पढ़ लीजिएगा। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य ये झज्जर हरियाणा में है। और सुल्तानपुर ये भी आपका हरियाणा में है, गुरुग्राम में। और एक था खोल झील वन्य जीव अभयारण्य में अहमदाबाद के पास गुजरात में था। और भाई साहब एक है आपका वाधवाना आर्द्र भूमि जो बड़ोदरा गुजरात में है। और विश्व आर्द्र दिवस जो वेस्टलैंड डे है वो आपका मनाया जाता है 2 फरवरी को, याद रखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट फैक्ट है इसका कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस है पहली बार कब? 2 फरवरी 1997 को रामसर सम्मेलन के 16 वर्ष पूरे होने के बाद यह मनाया गया था। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी फैक्ट ध्यान से आपने सुन लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन था कि 4th विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर, जो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन था ये कहां पर हुआ था? देखिए भाई साहब कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं बच रही जिसमें विश्व हिंदी सम्मेलन से क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो भाई साहब आपसे यहां पूछ लिया कि जो चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहां पर हुआ था। और परसों के पेपर में पूछा था कि तीसरा कहां पर हुआ था। तो तीसरा कहां पर? नई दिल्ली भारत में हुआ था, इसलिए वो पूछ लिया था। जो भारत में हुए हैं वो तो भाई साहब जबरदस्त धुआं करने वाले हैं। तो इसका कौन सा आंसर था? 2 से 4 दिसंबर 1993 में पोर्ट लुइस जो पड़ता है आपका मॉरिशस में, तो ये यहां पर हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, और उसके बाद मैंने ये सारे लिख दिए हैं। मैं यदि पढ़ूंगा सारों को तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा। बस आप जान लीजिएगा जो इंडिया में हुए थे, तो आपका जो पहला था विश्व हिंदी सम्मेलन जिसकी शुरुआत हुई थी 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर इंडिया में। और याद रखिएगा तीसरा हुआ था आपका नई दिल्ली भारत में, जो हुआ था आपका 28 से 30 अक्टूबर 1983 को, याद रखिएगा। और आपका एक हुआ था ये वाला 10वां हुआ था 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल भारत में हुआ था ये। तो फ्रेंड्स इनको तो आप रट लीजिएगा। बाकी देखो मैं ये नहीं कहता कि जो भारत में हो तो वही पूछे जाएंगे, तो भाई साहब कोई भी पूछ सकता है। अब देखिए आपसे चौथा पूछ लिया, 4th पूछ लिया, जो कहां पर हुआ था? ये 2 से 4 दिसंबर 1993 में पोर्ट लुइस ये मॉरिशस में हुआ था। तो सभी को आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, फैक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि महाधिवक्ता राज्य विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं या नहीं, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कार्यवाही में और सदन में बोलने की शक्ति इन्हें होती है, लेकिन इन्हें मतदान देने का अधिकार नहीं होता। जो महाधिवक्ता होते हैं राज्य के, तो वैसे उनको राज्य विधानसभा और विधान परिषद की कार्रवाई में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो भाई साहब, इसका आरंभ जो किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इस प्रथा का आरंभ कब? 1993 में इसका आरंभ किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब हुई थी? तो भाई साहब, राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक आपकी 1962 में हुई थी, और राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली आधिकारिक बैठक का आयोजन किया गया था कब? 1962 ईस्वी में। और राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी इसकी 1961 में। देखिए, जबरदस्त फैक्ट है भाई साहब। जो आपका यदि पूछा जाए कि राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक कब हुई थी, तो भैया बैठक हुई थी आपकी 1962 में, क्योंकि उससे पिछले साल 1 वर्ष पहले इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अब स्थापना 61 में हुई और उसकी जो पहली बैठक थी वो हुई 1962 में, 1 वर्ष बाद। तो याद रखिएगा, ये जबरदस्त कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो यहां पर बिल्कुल भी डाउट आप मत रखिएगा। और यह क्या है? एक सरकारी सलाहकार निकाय है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार किस धारा के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है? और देखिए साथियों, यहां से भी आपके हर पाली में, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं मोटर वाहन अधिनियम 2019 से। आपसे किसी प्रकार से कोई भी आपसे धारा के बारे में पूछ लिया जा सकता है, इस अधिनियम से संबंधित जो मोटर वाहन अधिनियम आया था 2019 में। और फिर इसका राइट आंसर था धारा 181 के तहत। धारा 181 के तहत जो है बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना का इसमें प्रावधान है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने सभी के बारे में यहां पर लिख दिया है। और पिछली वीडियो में भी मैंने पूरा डिटेल से हर धारा के बारे में, हर प्रकार के जुर्माने के बारे में, इस मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित पूरे फैक्ट, पूरे क्वेश्चन आपको विद ऑपरेशन करके पूरे मैंने डाल दिए थे। तो यदि आपने नहीं देखा तो भाई साहब आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से उस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने 135 क्वेश्चन की वीडियो डाली थी। और भाई साहब, उसमें से बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर 20 से 25 क्वेश्चन आपके मिल रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई सुन करके। तो देखिए, सभी धाराओं के बारे में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं पढ़ूंगा तो फ्रेंड्स बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने इसको जो लिखाई थी सारी मिटा दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए भाई साहब, पॉलिटी का बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल आसान क्वेश्चन है। जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, अर्थात राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों की जो संयुक्त बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जो लोकसभा के स्पीकर है। और वर्तमान में कौन है? तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। और उसकी अनुपस्थिति, यदि वह अनुपस्थित नहीं हो, यदि वह हाजिर नहीं हो, तो भैया उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का वो जो उपाध्यक्ष होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा संयुक्त बैठक की, संसद की। और याद रखेगा, देखिए यहाँ एक फैक्ट और ये भी है इंपॉर्टेंट कि यदि आपसे पूछा जाए कि संसद के संयुक्त बैठक को किसके द्वारा बुलाया जाता है, तो भैया वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख है, आर्टिकल 108 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो भाई साहब, जो गृह मंत्री होते हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने एक वीडियो में बताया था इसके बारे में पहले। और इस समिति में कुल 30 सांसद होते हैं और 20 लोकसभा से, और जिसमें 10 आते हैं राज्यसभा से। और संसदीय राजभाषा समिति का जो गठन है वो हुआ था आपका वर्ष 1976 में। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। देखिए, कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरा ऑपरेशन, जो भी स्पेशल फैक्ट बनते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, भैया सारे छांट के पूरा मैंने इसमें टाइप कर दिया, लिख दिया है। आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या फिर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। और 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे आपके BG खेर। यह भी एक बार पूछा गया था NTPC के एग्जाम में कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जो 1955 में हुआ था, तो उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 29 का क्लोज घ है, आर्टिकल 39 घ, इसी में जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार दिया गया है। इसके बारे में इसका विधिवत उल्लेख है। और आर्टिकल 39 के बारे में जब पूछ लिया जाए तो इसमें राज्य द्वारा अनुसरण में कुछ नीति तत्व हैं।
अर्थात राज्य द्वारा जो अनुसरण किए जाते हैं उसमें कुछ नीति निर्देश तत्व हैं, उसका उल्लेख है आपका आर्टिकल 39 में। और जो आर्टिकल 39 क है इसमें समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय रक्षा निधि का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए जो राष्ट्रीय रक्षा निधि होती है उसका अध्यक्ष होता है भाई साहब प्रधानमंत्री, और इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 1962, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका पीएम प्रधानमंत्री। और यह कोष कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण में होता है, और इस समिति के जो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं मैंने बता दिया है, और रक्षा, वित्त और गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। देखिए कितना जबरदस्त फैक्ट है, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री तीनों ही इसके सदस्य होते हैं, और अध्यक्ष होता है इसका प्रधानमंत्री, मुखिया होता है पीएम, और वित्त मंत्री इस कोष के कोषपाल होते हैं। इस कोष का इस्तेमाल सशस्त्र बलों तथा अर्धसैनिक बलों के सदस्यों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है, और कोष का जो लेखा है वो भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो आर्टिकल 25 है इसका संबंध किससे है। तो भैया अंतःकरण की ओर धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है इसमें, किसमें, आर्टिकल 25 में। और अगला क्वेश्चन था कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है। मैंने भैया हिस्ट्री की जो वीडियो बनाई थी उसमें चिल्ला चिल्ला कर आपको गला फाड़ फाड़ कर बताया था कि ये जो आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने आपको सारे क्वेश्चन वहां पर बताए थे, और आपको चित्रकला का स्वर्णकाल के बारे में पूरा डिटेल से ऑपरेशन करके समझाया था। तो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णकाल। देखिए वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट फंस गया बिल्कुल। और जो अबू अल हसन थे ये जहांगीर के शासनकाल में लघु चित्रों के मुगल चित्रकार थे प्रसिद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखिए ये क्वेश्चन मुझे मालूम था कि बनेगा जरूर। तेजाब फेंकने से संबंधित अपराध की धारा कौन सी होती है। तो भैया यदि किसी के ऊपर तेजाब फेंक जाता है तो उससे संबंधित जो अपराध की धारा होती है वो होती है आईपीसी की धारा 326A। कौन सी, 326A इसकी ये धारा होती है। और देखिए मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल से इसका ऑपरेशन लिख दिया है भैया यहाँ पर पूरा। मैंने यदि मैं पढ़ूंगा तो भैया बहुत टाइम लग जाएगा, फिर भी एक बार मैं फटाफट से पढ़ देता हूँ। देखिए इस धारा के अंतर्गत, इस धारा के तहत प्रावधान किया गया कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे पर एसिड से हमला करता है, अटैक करता है, और इस वजह से उस शख्स के शरीर का कोई अंग खराब होता है या शरीर पर जख्म होता है या जलता है या आग जो आग से झुलसता है, ये झुलसता है यहाँ पर आग से झुलसता है, तो ऐसे शख्स को दोषी साबित होने पर कम से कम 10 साल कैद और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। अगर कोई शख्स किसी और पर अंग खराब करने या उसे नुकसान पहुंचाने की नियत से एसिड फेंकने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा कौन सी, 326B के तहत केस दर्ज किया जाएगा, और इस मामले में दोषी पाए जाने पर कम से कम उसे 5 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा होनी चाहिए या कैद हो सकती है। मेरा मानना है कि भैया ऐसे व्यक्ति को तो फांसी होनी चाहिए। यदि कोई किसी के ऊपर तेजाब फेंकता है, एसिड से अटैक करता है, ऐसे हमारी बहुत सी जो बहनें हैं वो इस पीड़ा से गुजर रही हैं, उन सभी के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो सभी भगवान उनको हौसला दे, और ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई का जो है सजा का प्रावधान हमारे संविधान के द्वारा हमारी धारा में किया जाए, जो हमारा आईपीसी है उसमें किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था। मैंने आपको पूरे तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूरा समझाया था, और देखिए वहां से सीधे सीधे क्वेश्चन फंस गया। जो पहला गोलमेज सम्मेलन था भैया वो हुआ था आपका 22 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था, और कांग्रेस ने, याद रखिएगा, पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था सितंबर-दिसंबर 1931 में लंदन में हुआ था ये भी, और इसमें गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया। देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं और पूछा भी जाता है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस की ओर से। तो भैया कांग्रेस का नेतृत्व किया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन में 1931 में हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक ये चला था, और कांग्रेस ने सम्मेलन का इसमें बहिष्कार किया था तीसरे का, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और ऐसे एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाई साहब अपने खुद के खर्चे पर भाग लिया था। ये भी याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है, खुद के खर्चे पर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि समलैंगिकता से संबंधित कोर्ट केस कौन सा है। तो भैया उससे संबंधित था आपका जो विकल्प थे उसमें था राइट आंसर नवतेज सिंह जौहर। और याद रखिएगा जो समलैंगिकता को अवैध बताने वाली आईपीसी की धारा थी 377, इसकी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 को अहम फैसला सुनाया था, और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। अब ये अपराध नहीं माना जाता, पहले था लेकिन अब ये अपराध नहीं है। याद रखिएगा कौन सा है, उसकी धारा थी 377।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान से भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो भैया वो थे 1739 में नादिर शाह। इन्होंने जो है इसी के शासनकाल में ईरान से भारत पर आक्रमण किया था, बहुत बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? तो भैया ये आगरा उत्तर प्रदेश में है और 1960 में यह स्थापित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्ष 1925 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो भैया ये थी सरोजिनी नायडू, जो कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। पहली ये भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस अधिवेशन का, जिसने अध्यक्षता की थी, और ये हुआ था आपका कानपुर में। और जो सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्होंने 1938 में हरिपुरा और 1939 में अगले वर्ष ही त्रिपुरी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस अधिवेशन की। और महात्मा गांधी ने की थी 1924 ईस्वी में बेलगांव में। बेलगांव कहां पर है? कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और कब की थी? तो भैया 1924 में की थी, बेलगांव में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की गणना कितने वर्ष में की जाती है? तो भाई साहब प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ये की जाती है, और 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद हर वर्ष 10 वर्ष बाद कराई जाती है। और भारत की जो पहली संपूर्ण जनगणना थी वो हुई थी आपकी 1981 में। और ये 1981 में किसके शासनकाल में हुई थी भैया? वो कमेंट करिएगा आप। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे कौन जारी करता है? तो भैया इसे UNDP द्वारा जारी किया था, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और HDI में 2020 में भारत किस रैंक पर रहा था? 131वें रैंक पर रहा था, और पहले पर रहा था नॉर्वे। चलिए अगला क्वेश्चन था कि सहकारी समितियों पर कानून कौन बना सकता है? तो भैया सहकारी समितियों पर कानून बना सकता है स्टेट या फिर राज्य। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो यहीं समाप्त होती है। जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे मैंने आपको उनका एनालिसिस करके समझा दिया है, बता दिया है। आगे आने वाले जिसके एग्जाम है वो ध्यान से देखेगा, और जिसने एग्जाम दे दिया है भैया वो भी देखेगा। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई सुझाव है, यदि कोई वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन गलत लगा है तो भैया उसको कमेंट करके मुझे जरूर सुझाव दे देना। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, दमदार वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाई बहनों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपना सिलेक्शन पाकर रहें और सफलता को हासिल करके रहें। अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन करते रहें। चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।